हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई क्वेश्चन चैप्टर गैसियस स्टेट का सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं अगर कुछ भी आपको दिक्कत हो तो। क्वेश्चन 7 है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये पॉइंट ध्यान रखिए कि जहां पे हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाए हैं वहां पे कुछ एजम्पशंस बताए थे या फिर कुछ पोस्टुलेट्स हम बताए हैं। तो वो अगर आपको ध्यान होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो वहां पे हम बताए थे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये एक एजम्पशन कि जितना भी कोलिजन होता है गैसेस के बीच में वो सारा इलास्टिक कोलिजन होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, कोलिजन आर ऑलवेज इलास्टिक, ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड है, हेवियर मॉलिक्यूल ट्रांसफर मोर मोमेंटम टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो हेवियर मॉलिक्यूल जो है ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, तो ये जरूरी नहीं है। ये भी एजम्पशन हम बताए थे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हेवियर मॉलिक्यूल ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मास तो इसका ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी इसका कम हो, तो मोमेंटम m इंटू भी ये कम हो जाएगा। और हो सकता है दूसरा मॉलिक्यूल जिसका कि मास कम है, मतलब लाइटर मॉलिक्यूल है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो ये वॉल के साथ ज्यादा मोमेंटम से कोलाइड करेगा। तो ये जरूरी नहीं है, ये एजम्पशन भी हम बता चुके हैं, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। और थोड़ा सा इसका आंसर में ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी भी आंसर में लिखे हुए हैं तो उसको करेक्ट कर लीजिए, इसका आंसर बी नहीं होगा। ठीक है। सी, ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वेरी हाई वेलोसिटी। तो हाँ, बहुत ही कम मॉलिक्यूल रहता है जिसका कि हाई वेलोसिटी रहता है। अगर आपको ये ग्राफ ध्यान हो इस तरह से, इधर वेलोसिटी रहता था, इधर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रहता था। तो देखिए जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, तो जब बहुत ज्यादा होता है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कमते चला जाता है, मतलब मात्र जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ते जाएगा तो बहुत ही कम फ्रैक्शन है पूरा मॉलिक्यूल का जिसका कि वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का हाई वेलोसिटी रहता है। ओनली स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वेरी हाई वेलोसिटी, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। इसके बाद ऑप्शन डी, बिटवीन कोलिजन्स द मॉलिक्यूल्स मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हाँ, ये भी सही है कि दो कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा ए सी डी। ऑप्शन बी आंसर में है उसको करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हम साफ साफ एजम्पशंस में भी लिखे हुए हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो पोस्टुलेट्स हम बताए हैं वो अगर आपको ध्यान हो तो ये क्वेश्चन इजिली बन जाएगा। सिर्फ ऑप्शन सी के लिए ये पूरा ग्राफ आपको ध्यान होना चाहिए, मैक्सवेल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8, 1 मोल ऑफ ए मोनो एटोमिक रियल गैस सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस। तो आपके पास मोनो एटोमिक रियल गैस है जो कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, P इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, जहाँ पे बी कांस्टेंट तो रहता ही है, वेंडरवाल कांस्टेंट है। द रिलेशनशिप ऑफ इंटर एटोमिक पोटेंशियल वी आर एंड इंटर एटोमिक डिस्टेंस आर फॉर द गैस इज गिवन बाय। तो आपको बताना है कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मतलब दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस आर है ये जब वेरी करेगा तो किस तरह से पोटेंशियल वेरी करेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से चेंज होगा जब ये डिस्टेंस चेंज होगा। तो जैसे मॉलिक्यूल हो सकता है पास पास रहे फिर दूर भी चला जाए, तो किस तरह से इंटर एटॉमिक पोटेंशियल वेरी करेगा। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व कीजिए, पीवी माइनस पीवी इक्वल टू आर टी, डिवाइड कर दीजिए पीवी अपॉन आर टी माइनस पीवी अपॉन आर टी इक्वल टू 1। तो यहाँ से पीवी अपॉन आर टी इक्वल टू 1 प्लस पीवी अपॉन आर टी, और ये आपका जेड होता है, जेड पीवीएम अपॉन आर टी होता है, मतलब एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वही आपका वीएम होता है। यहाँ पे दिया हुआ ही है 1 मोल ऑफ रियल गैस, तो ये जो वॉल्यूम है भी ये एक मोल के लिए ही है, मतलब ये इनडायरेक्टली वीएम ही लिखा हुआ है, मोलर वॉल्यूम है, तो इसको आप जेड लिख सकते हैं। तो जेड इक्वल टू 1 प्लस
पीबी अपॉन आर टी। जेड ग्रेटर देन 1, जेड ग्रेटर देन 1 मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा रिपल्सिव टेंडेंसी डोमिनेंट रहेगा। रिपल्सिव टेंडेंसी डोमिनेंट है तभी तो ये जेड ग्रेटर देन 1 हो सकता है। रिपल्सिव टेंडेंसी का मतलब हुआ कि जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों आपस में रिपेल कर रहा है। रिपेल कर रहा है मतलब एनर्जी जो है पॉजिटिव होगा। जब डिस्टेंस कम होगा तब लार्जर डिस्टेंस पे तो जब मॉलिक्यूल दूर दूर चला जाएगा तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम जाएगा, मतलब रिपल्सिव टेंडेंसी रहे या अट्रैक्टिव टेंडेंसी रहे वो कम होते चला जाएगा। तो लगभग पोटेंशियल एनर्जी जीरो होते चला जाएगा जब आर जो है बढ़ते चला जाएगा तब। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव तब रहता जब इसके बीच में अट्रैक्टिव टेंडेंसी रहता। यहाँ पे अट्रैक्टिव टेंडेंसी कभी नहीं होगा। जब ये दूर चला जाएगा तब भी इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाएगा, लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। कोई भी दो मॉलिक्यूल जितना दूर जाएगा उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, मतलब वो दोनों आपस में कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। देख लीजिए इस केस में निगेटिव हो गया तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी, इसमें हमेशा जीरो ही है तो ये भी नहीं होगा। जब डिस्टेंस लगभग जीरो है मतलब बहुत ही क्लोज है तब भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो बता रहा है तो ये तो नहीं हो सकता है। इसके बाद सी, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस देखिए, ये जो सेंटर है यहाँ से कुछ दूर तक जो रेडियस होगा उसके बाद ही स्टार्ट होगा ना, इससे ज्यादा क्लोज तो नहीं आ सकता है मॉलिक्यूल। तो इस वाले पॉइंट से रेडियस के बराबर, तो वहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगा क्योंकि बहुत ही क्लोज आ गया है, तो रिपल्सिव टेंडेंसी एकदम ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, उसके बाद फिर जीरो है तो ये एक होने का चांस है, तो ऑप्शन सी होगा। उसके बाद ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी में भी पॉजिटिव किया फिर निगेटिव कर दिया, निगेटिव तो कभी होगा ही नहीं, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो इसका भी सिर्फ एक ही ऑप्शन है सी, जबकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता था। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मोर देन वन ऑप्शन है तो हमेशा ही एक ऑप्शन से ज्यादा होगा ही, जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है। इसके बाद फिर 9th क्वेश्चन, which of the following statement are correct regarding the root mean square speed URMS and average translational kinetic energy EAB of a molecule in a gas at equilibrium। तो आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला है URMS इज डबल्ड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। तो URMS का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। आपको एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। तो URMS का फॉर्मूला होता है √3RT अपॉन m और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल होता है 3/2 kT, जहां पे k आपका वोल्टेज मान कांस्टेंट होता है और k का वैल्यू होता है R अपॉन Na। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब बोल रहा है कि जब टेम्परेचर को 4 टाइम्स करेंगे तो URMS डबल हो जाएगा। तो हाँ, स्क्वायर रूट में है, T के जगह अगर 40 करेंगे तो URMS डबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि T टेम्परेचर पे URMS जो है वो x है, तो अगर टेम्परेचर 4 टाइम्स किए 40 तो ये 2x हो जाएगा। कैसे? तो x इक्वल टू √3RT अपॉन m, टेम्परेचर T है। अब 40 पे URMS निकालना है तो क्या होगा URMS √3R इंटू टेम्परेचर 4 गुना हो गया तो 40 अपॉन m, तो ये हो जाएगा 4 बाहर आ गया, 4 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो 2 √3RT अपॉन m जो कि 2x होता है।
तो जब टेम्परेचर 4 गुना करेंगे तो URMS डबल हो जाएगा। ई एवरेज इज डबल व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम्स। तो ई एवरेज, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है 2 गुना नहीं, डबल नहीं, 4 टाइम्स ही होगा। जब आप टेम्परेचर को 4 टाइम्स कीजिएगा तो ई एवरेज भी 4 टाइम्स होगा। देख लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला में रखने से पता चल रहा है। तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ई एवरेज एट ए गिवन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मोलिकुलर मास। तो किसी गिवन टेम्परेचर पे एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस के मोलिकुलर मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो सही बात है, कोई भी गैस हो, हीलियम गैस हो या O2 गैस हो, दोनों अलग अलग मोलिकुलर मास का है, लेकिन अगर सेम टेम्परेचर है तो दोनों का एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम ही होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 3/2 kT। सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो मोलिकुलर मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। गिवन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, URMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलिकुलर मास। तो हाँ, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है ये मोलिकुलर मास के स्क्वायर रूट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। URMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलिकुलर मास। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो 9th का A, C, D। तो ये जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 2019 में आया है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। ऐसा ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको बना लेना चाहिए। ये सब क्वेश्चन अगर छूट रहा है तो दिक्कत है। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ये आपका मार्क्स को बूस्ट करता है। तो यहाँ पे जो है आपका सेक्शन डी कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में सेक्शन ई से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।